1956 के शुरुआत में लेखक ने अपने कुत्ते के निधन के बाद दक्षिणी इराक की यात्रा की। वह एक पालतू जानवर के बिना बहुत अकेला था। वह इस बार कुत्ते के बजाय एक ऊद बिलाव रखना चाहता था। उसने सोचा कि कैमस फरना में एक ओटर रखना एक अच्छा विचार था, क्योंकि ओटर पानी से बहुत प्यार करते थे। जैसा कि कैमस फरना पानी से घिरा हुआ था, जो करीब ही था, यह एक ओटर को घरेलू बनाने के इस विचार की कोशिश करने के लिए सही जगह थी। एक दोस्त के साथ एक ओटर को पालतू बनाने के अपने इरादे को साझा करने पर दोस्त ने सुझाव दिया कि लेखक को टाइग्रिस नदी के किनारे दलदल से एक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ओटर वहां बहुत पाए जाते थे। यह वार्ता तब हुई जब नरेटर लेखक और उसका मित्र बसरा जा रहे थे। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि केवल मित्र का मेल ही आया है। लेखक ने टेलीग्राफ के माध्यम से इंग्लैंड से जुड़ने की कोशिश की, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो एक कॉल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसने एक दिन पहले ही बुक करने की मांग की। वह एक छुट्टी और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 3 दिन तक जुड़ नहीं सका। अंत में उसका दोस्त चला गया और उन दोनों ने एक हफ्ते में मिलने का फैसला किया। 5 और दिनों के इंतजार के बाद लेखक का मेल आया। जैसे ही लेखक को मेल मिला, वह उसे पढ़ने के लिए बेडरूम में गया, जहां 2 अरबी पुरुष पलथी मारे क्रॉस लेग्ड बैठे हुए थे। उन्होंने उसे उसके दोस्त द्वारा भेजे गए एक नोट को सौंपा। कुछ लिखा था उसमें, जिसमें कहा गया था कि ओटर उसके लिए एक उपहार है। ओटर को बोरे में पैक किया गया था। लेखक ने जैसे ही बोरी खोली, ओटर टाइल्स वाले फर्श पर बाहर आ गया। वह प्राचीन काल्पनिक प्राणी ड्रैगन के एक छोटे संस्करण की तरह लग रहा था। वह पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ था। उसके नीचे से नरम मखमली फर के छोटे छोटे टुकड़े देखे जा सकते थे। फर एक चॉकलेटी भूरे रंग की त्वचा थी। उसने वास्तविक रंग को बाहर लाने के लिए लगातार 1 महीने सफाई और धुलाई में समय लगाया। लेखक ने अपने पालतू का नाम मिजबिल, संक्षेप में मिज, रखा। मिजबिल उन ऊदबिलाव की एक नस्ल से संबंधित था जिन्हें हाल ही में जीव वैज्ञानिकों ने लुटरोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल ओटर नाम दिया। ओटर को खुलने और अपने नए परिवेश में सहज होने में थोड़ा समय लगा। लेखक ने ओटर के लिए कुत्तों की तरह एक बेल्ट बनाया। जब वे पहली बार ओटर को बाथरूम में ले गए तो मिज पानी से खेलने लगा और कूदता था और पानी में लुढ़कता था जैसे दरियाई घोड़ा करता है। इसलिए वे इसके साथ खेलते थे। इसके तुरंत बाद ओटर उस जगह से परिचित हो गया। वह अकेले बाथरूम में भाग जाता था, अपने पंजों से नल को खोलने की कोशिश करता था। उसे खेलने का बहुत शौक था। वह अपना अधिकांश समय गेंद के साथ खेलने, उसे पूरे कमरे में खींचने और धकेलने में व्यतीत करता था। बसरा में एक शांतिपूर्ण समय के बाद अब मिजबिल को इंग्लैंड ले जाने का समय था। लेखक उसके साथ यात्रा करने के विचार से भी चिंतित था। ब्रिटिश एयरलाइंस ने जानवरों के साथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसलिए लेखक ने एक और एयरलाइंस के साथ बुकिंग की, जिसने मिज पर जोर देते हुए कहा कि इसे 8 इंच से अधिक वर्ग के बॉक्स में नहीं ले जा सकते। यह बसरा से इंग्लैंड के लिए सीधी उड़ान भी नहीं थी।
उन्हें पहले पेरिस और फिर लंदन जाना था। लेखक ने 1 घंटे पहले मिज को एक बॉक्स में डाल दिया ताकि उसे आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। भोजन के बाद लेखक को सबसे अधिक डर का सामना करना पड़ा, क्योंकि बॉक्स के एयर होल से खून टपक रहा था। वह घबरा गया और भयभीत होकर मिज द्वारा फटे हुए आंतरिक अस्तर को खोजने के लिए बॉक्स को खोला और तेज धातु के अस्तर को हटा दिया। बॉक्स को साफ किया। तब तक उड़ान भरने में केवल 10 मिनट बचे थे और उन्हें 5 मील की दूरी तय करनी थी। लेखक गेविन ने मिज को बॉक्स में रखा और ढक्कन बंद कर दिया। वह किसी तरह उड़ान भरने से ठीक पहले ही पहुंच पाया, जिससे अधिकारियों को गुस्सा आ गया। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और मिजबिल के मछली के खाने के पैकेज को एयर होस्टेस को ठंडे स्थान पर रखने के लिए दिया। लेखक ने एयर होस्टेस को उस घटना के बारे में बताया जिससे उन्हें देरी हुई थी। लेखक ने एयर होस्टेस के लिए अत्यधिक प्रशंसा मन में विकसित की, क्योंकि वह बहुत उदार थी। वह एक तरफ से दया की देवी थी। उसने सलाह दी कि पेटी को अपनी गोद में लेखक लेकर बैठ जाए। जैसे ही लेखक ने बॉक्स खोला, मिज उसमें से कूद गया और गायब हो गया। चारों ओर अफरा तफरी और अराजकता का माहौल था। यात्री घबरा रहे थे। एक महिला उनकी कुर्सी पर चढ़ गई और जब उसने एक सफेद पगड़ी वाले आदमी की सीट के नीचे मिज को देखा तो उसने मिज को पकड़ने का प्रयास किया और अपना चेहरा करीने में ढकने का प्रयास किया। तभी एयर होस्टेस ने मिज को खोजने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और लेखक को वापस अपनी सीट पर जाने की सलाह दी। एयर होस्टेस द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद लेखक अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया और आंखों से मिज को तलाशने का प्रयास किया। इसके बाद ही उन्होंने कुछ कड़वा सुना, जबकि मिज अपना घुटना ऊपर किए हुए लौट आया। वे 1 महीने लंदन में रहे, जबकि मिज ने खुद को टन से खेलने में तल्लीन करना सीख लिया। वह पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट और एक टेरापिन शेल के साथ खेलता था। यात्रा में लेखक का सूटकेस क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक ढलान थी। मिज उच्च छोर से गेंद को निचले छोर तक ले जाता था और फिर निचले छोर पर जाता था और छिप जाता था। गेंद के पहुंचने तक इंतजार करता था। वह समय पर कूद जाता और गेंद को पकड़ लेता था। लेखक एक पालतू कुत्ते की तरह मिज को टहलने और व्यायाम करने के लिए ले जाते थे। स्कूली बच्चों की तरह मिज एक खास अंदाज में सड़कों पर इधर उधर दौड़ता था। स्कूल की दीवार लगभग 2 फीट ऊंची थी। मिज लेखक को दीवार की तरफ खींचता, उस पर कूदता और तेज गति से दौड़ता था। वह स्कूल के अंदर छात्रों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करता था। जैसा कि ओटर लंदन में बहुत आम जानवर नहीं है, इसलिए निवासी उसे पहचानने में असमर्थ थे। सबसे चौंकाने वाला जवाब एक गली में गड्ढा खोदने वाले मजदूर से मिला, जिसने मिज को देखते हुए काम करना बंद कर दिया। उस आदमी ने अपने औजार को अलग रख दिया, अपनी पीठ पर कूल्हे पर हाथ रखा और मिज को घूरता रहा। उसके आश्चर्य के भाव ने संकेत दिया कि वह किसी भी बकवास को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह थूकता है, घूरता है और तेज आवाज में लेखक से पूछता है कि ये मिस्टर यहाँ है, इसको क्या समझा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।